बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने रामन इफ़ेक्ट और रामन स्पेक्ट्रा के बारे में देखा था कि सर सीवी रामन ने 1928 में एक इफ़ेक्ट को स्टडी किया जिसको हम रामन इफ़ेक्ट बोलते हैं। वो इफ़ेक्ट ये था कि जब कोई भी मोनोक्रोमैटिक लाइट किसी ऑर्गेनिक मालिक्यूल जस्ट लाइक बेंजीन या टूलीन जैसे मालिक्यूल्स के ऊपर फॉल करवाई जाती है तो वो स्कैटर्ड होती। और स्कैटर्ड रेडिएशन में कुछ इस तरह की रेडिएशन भी होती हैं जो कि हमने इंसिडेंट लाइट के साथ फॉल करवाई ही नहीं थी। मतलब स्कैटर्ड रेडिएशन में कुछ इस तरह की फ्रिक्वेंसीज भी होती हैं जो कि इंसिडेंट लाइट में नहीं थी। सो इस इफ़ेक्ट को हम बोलते हैं रामन स्पेक्ट्रा और इस इफ़ेक्ट को हम बोलते हैं रामन इफ़ेक्ट। कि हमारे पास जो इंसिडेंट लाइट है वो मालिक्यूल से स्कैटर होने के बाद डिफरेंट स्पेक्ट्रा में डिवाइड हो जाती है। इस स्पेक्ट्रा में मेनली 3 तरह की हमारे पास रेडिएशन होती हैं। एक को हमने बोला था रिले लाइंस, एक को बोला था एंटी स्टोक्स लाइन और एक को बोला था स्टोक्स लाइन। हमारे पास रिले लाइंस वो रेडिएशन होती हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की फ्रिक्वेंसी से के साथ सेम होती हैं, जबकि हमारे पास एंटी स्टोक्स लाइंस वो थी जिनकी हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी होती है वो इंसिडेंट लाइट की फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा होती हैं। और स्टोक्स लाइंस हमारे पास वो फ्रिक्वेंसीज़ वाली लाइट थी जिसकी फ्रिक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की फ्रिक्वेंसी से कम हो जाती है। सो हमने देखा था कि हमारे पास जो इंसिडेंट लाइट आ रही है वो बेसिकली 3 स्पेक्ट्रा में डिवाइड हो जाती है, 3 डिफरेंट तरह की फ्रिक्वेंसी रेंजेस में डिवाइड हो जाती है। तो ये सारे का सारा फ्रिक्वेंसी रेंज रामन स्पेक्ट्रा कहलाता है जिसमें 3 तरह की फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन इंक्लूडेड होती हैं। सो आज के लेक्चर में हम क्लासिकल थ्योरी पढ़ेंगे कि क्लासिकल लॉज को यूज़ करते हुए रामन इफ़ेक्ट किस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है। क्लासिकल लॉज ने किस तरह से रामन इफ़ेक्ट को एक्सप्लेन किया, वो इफ़ेक्ट जो सर सीवी रामन ने 1928 में डिस्कवर किया और उसकी वजह से उनको 1930 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। सो क्लासिकल थ्योरी इस इफ़ेक्ट को किस तरह से एक्सप्लेन कर रही थी वो आज हम देखेंगे। ओके, सो क्लासिकल थ्योरी किस तरह से इसको एक्सप्लेन कर रही है। हमारे पास हो क्या रहा है कि हमारे पास जब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हमारे पड़े हुए हैं नॉर्मल स्टेट में, तो उस टाइम पे जो पॉजिटिव आयन का सेंटर है वो नेगेटिव आयन के सेंटर से मिला हुआ है, तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है। लेकिन जब किसी खास पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन इसके ऊपर आके फॉल करती है तो उसकी वजह से एटम्स में मॉलिक्यूल्स में पोलराइजेशन का प्रोसेस होता है जिसकी वजह से डाइपोल मोमेंट्स बन जाते हैं। उन डाइपोल मोमेंट्स की वाइब्रेशन की वजह से हमारे पास सारे के सारे जो अंदर पड़े आयंस हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, पोलराइजेशन का प्रोसेस होता है। सो जितनी ज़्यादा पोलराइजेशन होगी उतनी ज़्यादा आयंस में एटम में वाइब्रेशन होगी, उतने ज़्यादा वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस अकर होगा, वाइब्रेशन होगी, जिसकी वजह से फर्दर जो है वो स्कैटर रेडिएशन जनरेट होंगी। सो सबसे पहले द मैग्नीट्यूड ऑफ आप कह सकते हैं कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन अ मॉलिक्यूल द पोलराइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल टेक प्लेस एन इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट इज प्रोड्यूस। सो पहले हमारे सारे के सारे मॉलिक्यूल जो थे न्यूट्रल फॉर्म में पड़े हुए थे, इक्विलिब्रियम फॉर्म में पड़े हुए थे, लेकिन ड्यू टू रेडिएशन फॉल इनमें डाइपोल मोमेंट जनरेट हो जाते हैं। और कितने ज़्यादा पोलराइजेशन इसमें होगी, कितने ज़्यादा डाइपोल मोमेंट जनरेट होंगे, कितनी ज़्यादा वाइब्रेशन इनकी जनरेट होंगी आयंस की, एटम्स की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से मुराद है वो जो रेडिएशन है वो बेसिकली फील्ड ही है जो उसके ऊपर अप्लाई हो रही है। तो पोलराइजेशन अकरिंग इन मॉलिक्यूल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब प्रोपोर्शनल ख़त्म करेंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा जो यहाँ पे अल्फ़ा है, वेयर अल्फ़ा इज़ कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल। ये जो पोलराइजेबिलिटी है मटेरियल टू मटेरियल वेरी करती है, तो डेफिनेटली जिस हिसाब की हमारे पास मटेरियल की खसूसियत होगी उसी तरह की रेडिएशन उसमें पोलराइजेशन का प्रोसेस जो है वो अकर करेगी। सो सिंपल सी चीज़ क्या है कि हमारा पहले ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो इक्विलिब्रियम के फॉर्म में था, रेडिएशन फॉल हुई, डाइपोल मोमेंट जनरेट हुए जिसकी वजह से एटम्स की आयंस की वाइब्रेशन हुई और वो पोलराइजेशन का प्रोसेस हुआ। पोलराइजेशन जितनी हैवी इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे उतनी ज़्यादा पोलराइजेशन होगी और वो मटेरियल पे भी डिपेंड करती है। सो ये हमारी मेन इक्वेशन है कि कितनी पोलराइजेशन उसमें होगी वो इस तरह से हम दे सकते हैं। सो जैसा कि हमने देखा कि पोलराइजेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फ़ा ई है, वेयर ई वाज दी इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ई क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन बी गिवन एज ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन टू न्यू नॉट टी।
अब यहाँ पे ई नॉट क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ रेडिएशन। अगर आप ध्यान करें तो हम रेडिएशन की बात कर रहे हैं, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ रही है वो रेडिएशन की वजह से है। और हमें पता है कि लाइट या जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ट्रैवल करती हैं। इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। सो ई नॉट क्या है, दैट इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ द रेडिएशन। रेडिएशन की जो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम जितना ज़्यादा होगा डेफिनेटली उसी हिसाब से उसकी वैल्यू भी वेरी करेगी। सो इस इक्वेशन में ई नॉट क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ रेडिएशन, और न्यू नॉट हमारे पास है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। यहाँ पे साइन वाला फंक्शन हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ट्रैवल करती हैं, और 2 भी इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया है कि बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, दो फील्ड जो हैं वो जनरेट हो रही होती हैं रेडिएशन में। सो उन दोनों का फैक्टर जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रही है ई नॉट साइन टू न्यू नॉट टी। ई नॉट एम्पलीट्यूड ऑफ रेडिएशन, न्यू नॉट जो है फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सारी की सारी रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी सेम नहीं होती। रेडियो वेव से लेके गैमा रे तक सारी की सारी जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनकी फ्रिक्वेंसी वेरी करती है। साइन का फंक्शन हमने इसलिए लिया क्योंकि ये वैक्यूम में या मीडियम में परपेंडिकुलर अपने मीडियम के अलॉन्ग ट्रैवल करती हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। सो ड्यू टू एनर्जी ऑफ फॉलिंग रेडिएशन मॉलिक्यूल्स ऑफ मटेरियल स्टार्ट वाइब्रेटिंग मोशन ड्यू टू विच पोलराइजेशन प्रोसेस अकर। अब डेफिनेटली रेडिएशन के पास कोई ना कोई एनर्जी है, वो उस एनर्जी के साथ जब किसी मीडियम पे फॉल करती है तो अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है एटम्स को, जिसकी वजह से एटम्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जिसकी वजह से उनकी वाइब्रेशन बढ़ती हैं। वाइब्रेशन बढ़ेगी तो उनकी पोलराइजेशन का प्रोसेस जो है वो बढ़ेगा। सो दूसरे जो हमारे पास वैल्यू, दूसरा फैक्टर जो था हमारे पास अल्फ़ा था इक्वेशन में। तो अल्फ़ा हमारे पास क्या होता है, अल्फ़ा नॉट प्लस बीटा साइन 2 पाई न्यू वाइब्रेशन इंटू टी। अब यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा नॉट क्या है, पोलराइजेशन एट इक्विलिब्रियम, कि हमारे पास किसी पर्टिकुलर मीडियम है जिसमें हम रेडिएशन को फॉल कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम की स्टेट में उसकी पोलराइजेशन कितनी हुई हुई थी उसमें, ठीक है, कि जब हमने कोई रेडिएशन उसमें फॉल नहीं की थी उस टाइम पे उसमें पोलराइजेशन कितनी थी, वो वाला फैक्टर क्या होगा, अल्फ़ा नॉट। प्लस ये दूसरा वाला फैक्टर वो है जब हमने उसके ऊपर रेडिएशन फॉल करवाई तो उसमें फिर पोलराइजेशन में कितना चेंज आया। बीटा शो करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोलराइजेशन। साइन अगेन उसी वजह से कि परपेंडिकुलर जो है वो रेडिएशन एंटर होती है मीडियम में। और न्यू वाइब्रेशन क्या है कि इस रेडिएशन के आने के बाद डेफिनेटली जो मटेरियल के मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन चेंज हो रही है तो डेफिनेटली उनकी फ्रिक्वेंसी भी चेंज होगी। सो न्यू वाइब्रेशन क्या है, वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉलिक्यूल्स। जब हमने वो रेडिएशन उस मटेरियल के ऊपर फॉल की है तो किस फ्रिक्वेंसी से एटम्स ने, मॉलिक्यूल्स ने वाइब्रेट करना शुरू कर दिया है, उसको हम क्या बोलेंगे, न्यू बी। सो ये ई की वैल्यू होगी, ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू होगी। इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे। सो जब हम दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो अल्फ़ा की ये वैल्यू आ गई और ई की हमारे पास ये वैल्यू आ गई। आगे सिंपल मैथमेटिक्स करना है हमने। पहले ये वाला फैक्टर इससे पूरे से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वाला फैक्टर पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास ये आ जाएगा। इधर हमने सिर्फ एक जो अमेंडमेंट करनी है वो एक ही है, वो सिर्फ ये कि यहाँ पे हम 2 से जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो फैक्टर हमारा बन जाएगा, यहाँ पे हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सो अगर 2 से मल्टीप्लाई करना है तो बाहर 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। सो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, सो उसको ये वाला फार्मूला लग गया तो हमारे पास ये सारी की सारी इक्वेशन इस तरह से बन गई। अब यहाँ पे हमारे पास 2t और यहाँ पे भी 2t दोनों में कॉमन है तो हमने इसको बाहर कॉमन ले लिया। अब सारे का सारा ये मैथमेटिक्स करने के बाद अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो पोलराइजेशन हो रही है उसमें 3 तरह के फैक्टर आ रहे हैं। जो टोटल पोलराइजेशन हो रही है मॉलिक्यूल में उसमें 3 तरह के फैक्टर आ रहे हैं, 1, 2 और 3। अगर आप ध्यान से देखें सो हमारे पास इन 3 फैक्टर में 3 तरह की फ्रिक्वेंसी आ रही है। इस वाले पहले वाले में हमारे पास न्यू नॉट आ रही है, दूसरे वाले में जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी आ रही है वो न्यू नॉट माइनस न्यू वाइब्रेशन आ रही है, और तीसरे वाले में जो है वो न्यू नॉट प्लस वाइब्रेशन आ रही है। मतलब पहले वाले फैक्टर में जो फ्रिक्वेंसी है वो सेम वही होगी जो कि रेडिएशन के फॉल करने से पहले थी। दूसरे वाले फैक्टर में हमारे पास जो एटम की वाइब्रेशन हो रही है उसमें से कुछ टोटल फ्रिक्वेंसी में से कोई चीज़ उनकी क्या हो रही है, माइनस हो रही है। और तीसरे वाले फैक्टर में हमारे पास
जो एटम्स की वाइब्रेशन हो रही है उसकी फ्रिक्वेंसी में कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। तो हमारे पास रामन इफेक्ट जो है वो इन्हीं 3 कंपोनेंट पे कंसिस्ट करता है। हमारे पास रामन की जो स्पेक्ट्रम है, जो स्पेक्ट्रा आ रहा है मतलब उसमें 3 तरह के डिफरेंट तरह की वाइब्रेशन आ रही हैं, तभी 3 तरह की डिफरेंट फ्रिक्वेंसी जनरेट हो रही हैं। सो हमारे पास यहाँ से पता चला कि हमारे पास जो पूरी की पूरी उस ऑर्गेनिक मटेरियल में पोलराइजेशन हो रही है उसमें 3 तरह की डिफरेंट वाइब्रेशन हो रही हैं। एक में सेम उसी तरह की फ्रिक्वेंसी जनरेट होगी, एक में उससे थोड़ी कम फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन जनरेट होगी, और तीसरा जो फैक्टर है वो जनरेट करेगा थोड़ी सारी फ्रिक्वेंसी से, जो इंसिडेंट लाइट की फ्रिक्वेंसी से उससे कुछ ज़्यादा की फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन। सो इसको हमने, ये जनरेट करेगी रिले लाइंस, जबकि ये जनरेट करेगी स्टोक्स लाइन, और ये जनरेट करेगी एंटी स्टोक्स लाइन। सो इस तरह से हमारे पास सारी की सारी पोलराइजेशन जो है वो इस तरह के एटम की वाइब्रेशन से अकर करेगी, और इसी तरह की 3 डिफरेंट तरह की वाइब्रेशन से 3 डिफरेंट तरह की फ्रिक्वेंसी जनरेट होगी, जिसकी वजह से हमें किसी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए एक पर्टिकुलर रामन स्पेक्ट्रा जो है वो मिलेगा। सो इस तरह से क्लासिकल थ्योरी ने रामन इफ़ेक्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि जब भी किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर कोई ख़ास किस्म की लाइट इंसिडेंट करती है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें पोलराइजेशन का फैक्टर जो है वो आता है, और पोलराइजेशन कितनी होगी ये डिपेंड करता है उस मटेरियल पे और कौन सी फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन आप उसके ऊपर फॉल कर रहे हैं। तो जब भी आप किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर फॉल करेंगे तो उसमें उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफरेंट तरह से वाइब्रेट करेंगे, उन वाइब्रेशन की वजह से आगे डिफरेंट तरह की फ्रिक्वेंसी जो है वो जनरेट हो रही हैं, जिसको हम इस इक्वेशन से जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं।